हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे एटॉमिक फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में। फ्रेंड्स, आपको एक बात बता दूं, आज का जो लेक्चर है ये एटॉमिक फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बिकॉज 70 to 80% जितने भी जे मेंस और जे एडवांस में क्वेश्चन आते हैं एटॉमिक फिजिक्स के चैप्टर के अंदर, वो आज के लेक्चर के बेस पे आते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में जितने भी कॉन्सेप्ट बताऊं सबको नोट करो, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा जिसके अंदर रैपिड फायर राउंड करेंगे, इस सारे कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन मतलब हम क्वेश्चंस के माध्यम से करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आज के लेक्चर में हम करेंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ आज के लेक्चर में वो सारे नोट करो। एक एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, चुन चुन के कॉन्सेप्ट लेके आया हूं जो कि क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्टली अप्लाई होते हैं। ओके, तो कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करो, क्वेश्चन साथ उसको पॉज करके ट्राई करो। तो इतनी इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। फ्रेंड, हमने पिछले लेक्चर में क्या सीखा था कि अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में मतलब रहता है। ठीक है, अलग अलग एनर्जी लेवल होती हैं। हाइड्रोजन के बारे में हमने बात की थी, तो n=1 पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा था, n=3 पे n=2 पे -3.4। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी एनर्जी लेवल पॉसिबल है, ऐसा कोई फिक्स्ड एनर्जी लेवल है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है रहता है। क्लियर है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन को हम कोई एनर्जी देंगे तो जो है n=1 से लेकर n=2 में ही जाएगा, मतलब कि उसके बीच में कोई भी एनर्जी पॉसिबल है नहीं। जैसे मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर मान लो मेरे पास हाइड्रोजन एटम की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे n=1 सेल है और n=2 सेल है, यहाँ पे n=3 सेल है। क्लियर है। ये मेरा क्या है, n=1, ये n=2, ये n=3। इसकी जो एनर्जी थी हमारे पास क्या आई थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी जो एनर्जी थी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी जो एनर्जी थी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मतलब अंदर से बाहर जाते थे तो एनर्जी इंक्रीज करती थी। एनर्जी क्या करती थी, इंक्रीज करती थी। क्लियर है। देखो ना, नेगेटिव में ज़्यादा है, मतलब एनर्जी इंक्रीज करती थी। और मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है इसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में रह सकते हैं। मतलब मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, मैं उसको कुछ पर्टिकुलर एनर्जी दूँ। ठीक है, मैं उसको क्या दूँ, एनर्जी, किसके फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में, या बोलो फोटोन जो है मैं इसके ऊपर एमिट कर रहा हूँ, तो क्या होगा, उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा और उसी पर्टिकुलर एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा जो इसके बीच के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा। मैंने आपको बताया होगा, जैसे 13.6 और 3.4 इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस ऑलमोस्ट 10.2 का आता है। तो एनर्जी रेडिएशन 10.2 के अलावा कोई एनर्जी रेडिएशन ऑब्जॉर्व नहीं करेगा, या तो जो एनर्जी डिफरेंस के बराबर आता हो। जैसे इलेक्ट्रॉन को n=1 से लेके n=3 तक जाना हो तो उसके बीच का एनर्जी डिफरेंस ले लो। अगर वो एनर्जी डिफरेंस का उसको एनर्जी मिलता है तो ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, उससे कम मिलता है तो भी नहीं जाएगा, उससे ज़्यादा मिलता है तो भी नहीं जाएगा। तो जो भी यहाँ पर एनर्जी डिफरेंसेस पॉसिबल हैं वही एनर्जी ले सकता है। बाकी उसके बीच में कोई भी एनर्जी हो, जैसे 10.2 है तो 10.1 दोगे नहीं जाएगा, 10 दोगे नहीं जाएगा, 9, 8, 7, 6 कुछ भी दोगे नहीं जाएगा। एग्जैक्टली इसको 10.2 ही ज़्यादा है, 10.3 दोगे तो भी नहीं जाएगा, 10.2 दोगे तो ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ जंप करेगा। या तो अगर n=1 और n=3 की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 12.1 आता है, तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे तो ही इलेक्ट्रॉन n=1 से लेके n=3 पर जंप करेगा। मतलब अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, यहाँ लिख दो, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल there are certain energy levels, there are certain fixed energy levels, there are certain मतलब fixed energy levels in which electron can be found, in which electron can be found। ठीक है, ऐसा नहीं कहीं भी मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक पर्टिकुलर फिक्स एनर्जी लेवल होता है कि जहाँ से जहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और उसको बाहर से हम एनर्जी देंगे तो ऐसा नहीं कहीं भी चला जाएगा, या तो n=1 से 2, n=1 से 3, ऐसे कहीं भी जा सकता है। ओके, जो एनर्जी डिफरेंस के बराबर हो। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन n=2 में हो और उसको n=3 में जाना, मतलब यहाँ 2 से लेके 3 में जाना हो, तो 3 और 2 का जो एनर्जी डिफरेंस है वो निकाल लो। उतना एनर्जी डिफरेंस अगर दोगे ΔE की बराबर, तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ जाएगा। और उसका इक्वेशन हमने क्या बोला था कि जो ΔE था वो आता था E ऑफ n2 सेल माइनस E ऑफ n1 सेल। ठीक है, हायर माइनस लोअर, मतलब ओवरऑल पॉजिटिव आंसर आ जाए आपको, इस तरह से रखना है आपको, E ऑफ n2 माइनस E ऑफ n1। और हमने बोला था ΔE क्या है, यह एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन।
ठीक है, मतलब ये जो फोटोन हम एनर्जी दे रहे हैं, कितनी एनर्जी दें भाई, एनर्जी कहाँ से मिल रही है, एनर्जी तो मिल रही है रेडिएशन, और रेडिएशन के अंदर क्या होता है फोटोन, तो कितनी एनर्जी दें, तो ये जो एनर्जी है वो फोटोन की एनर्जी है, इक्वल टू ई ऑफ n2 माइनस ऑफ ई ऑफ n1। और एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, hc बाय लैम्डा, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, hc बाय लैम्डा इक्वल टू ई ऑफ n2 माइनस ऑफ ई ऑफ n1। और यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो ध्यान से, कि लैम्डा इक्वल टू hc अपॉन ई ऑफ n2 माइनस ई ऑफ n1। समझ रहे हो, मतलब जो एनर्जी डिफरेंस है वो फिक्स है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि हमको पर्टिकुलर वेवलेंथ फिक्स हो जाएगी। देखो ध्यान से, एनर्जी का डिफरेंस फिक्स है, पर ई ऑफ n2 माइनस ई ऑफ n1 कोई फिक्स वैल्यूज ही है ना, सारी वैल्यूज तो पॉसिबल है नहीं, 10.2 है, 12.1 है, जो भी वैल्यूज है वो कुछ फिक्स्ड वैल्यूज हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमको कुछ सर्टेन वेवलेंथ मिलेगा। ठीक है, ये क्या है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन, क्लियर है, और वो भी क्या होता है, कुछ सर्टेन वेवलेंथ ही मिलेगा हमको, सम फिक्स्ड वेवलेंथ, ऐसा नहीं कि सारे वेवलेंथ हमको मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि हमको कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड वेवलेंथ मिल रहा है, तो अगर हमको फिक्स्ड वेवलेंथ मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग हमको फिक्स्ड कलर दिखेगा, मतलब स्पेक्ट्रम के अंदर। जैसे यहाँ पे जो वेवलेंथ है, हमको पता है विजिबल रीजन कहाँ से कहाँ तक होता है, विजिबल रीजन होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम, है ना, अगर मतलब अप्रॉक्स वैल्यू ले रहा हूँ, 3000 7000 होता है, मैंने अप्रॉक्स लिया है। तो यहाँ पे देखा जाए अगर, तो हमको पता है कि हमारा जिस विबग्योर पूरा लाई करता है, विबग्योर उसमें रेड का वेवलेंथ होता है सबसे मैक्सिमम, तो विबग्योर इस तरह से आता है VIB GIOR, अलग अलग कलर, और हर कलर के अंदर भी बहुत सारे वेवलेंथ पॉसिबल होते हैं, तो यहाँ पर हम जैसे कुछ वेवलेंथ निकालें, तो यहाँ पर जैसे कि ई ऑफ n2 माइनस ई ऑफ n1, मतलब कि 3-4 हमको वेवलेंथ ऐसा अलग अलग मिल सकती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमको 3-4 अलग अलग कलर दिख सकते हैं। ओके, या तो एक ही कलर, 2 ही कलर, 3 ही कलर दिखे, तो हमको मतलब क्या है, मेरे कहने मतलब इतना ही है कि हमको कोई फिक्स कलर दिखेगा, सारे कलर नहीं दिखेंगे हमको, बिकॉज सारे वेवलेंथ यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारी एनर्जी लेवल पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ना। अब इसी के ऊपर से हम समझते हैं अपना जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम, इसी के ऊपर से हम क्या समझते हैं अपना एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, इतनी बात मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। ओके, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसी के ऊपर से हम समझ जाएंगे। ठीक है, इसी के ऊपर समझते हैं। मान लो सबसे पहले देखो, एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होता है 2 टाइप्स का होता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। ओके, उसमें से तुम्हारा जो पहला टाइप होगा वो हो जाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। क्या है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है और इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, दोनों को हम समझते हैं। बहुत ही सिंपल है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मान लो मेरे पास यहाँ पे देखो, मान लो मेरे पास यहाँ पे बॉक्स है या बोलो एक सेल है जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मान लो इसके ऊपर मैं क्या गिराता हूँ, यहाँ से एक वाइट लाइट गिरा रहा हूँ। क्या गिरा रहा हूँ यहाँ पे? वाइट लाइट। अब जो व्हाइट लाइट होता है उसके अंदर बहुत सारे कलर पॉसिबल है। व्हाइट लाइट मतलब क्या होता है? व्हाइट लाइट के अंदर ऑलमोस्ट सारे कलर्स होते हैं। व्हाइट लाइट के अंदर क्या होता है? ऑलमोस्ट सारे कलर्स होंगे। अब व्हाइट लाइट में मतलब सेल के अंदर गिराऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर जो भी मतलब हमारा जो एनर्जी डिफरेंस मैच कर रहा होगा, जैसे हमारे पास लैम्बडा का फॉर्मूला क्या है, hc/ΔE। तो भाई अगर उसको डेल्टा ई की बराबर अगर यहाँ से एनर्जी मिल रही होगी, डेल्टा ई के बराबर यहाँ से एनर्जी मिल रही होगी, तो उसके अकॉर्डिंग वो कुछ ना कुछ वेवलेंथ निकालेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि कुछ ना कुछ वो वेवलेंथ अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, हमने क्या किया पता है, विबग्योर पूरा गिरा दिया यहाँ पे, मतलब कि व्हाइट लाइट गिरा, इसके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं और हर कलर के अंदर बहुत सारे वेवलेंथ पॉसिबल है। मतलब यहाँ पे क्या है कि हजारों करोड़ों वेवलेंथ पॉसिबल है, लेकिन उसमें से 3-4 कुछ लेगा और बाकी सब कुछ बाहर जान देगा। क्या करेगा, जो जो इसके काम का वेवलेंथ होगा, जैसे जिसकी एनर्जी डिफरेंस मतलब कि मान लो 10.2 है, तो जिसकी एनर्जी डिफरेंस 10.2 के बराबर होगी उसको ले लेगा, जिसकी एनर्जी डिफरेंस 12.1 के बराबर होगी उसको ले लेगा। ऐसे पर्टिकुलर मतलब 3-4 वेवलेंथ ले लेगा और बाकी सब क्या करेगा, बाहर एमिट कर देगा। ठीक है, मतलब क्या करेगा समझो, यहाँ से यहाँ पे प्रिज्म ड्रॉ करता हूँ मैं, यहाँ पे प्रिज्म ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से जो भी ये जो कलर्स बाहर निकल रहे हैं ये बहुत सारे बाहर निकलेंगे, समझ रहे हो कि नहीं?
दो टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं, हम समझते हैं, और प्रिज्म से हमको बाहर इस तरह से हमको डिस्पर्जन करके मिलेगा। प्रिज्म क्या करता है, लाइट को डिस्पर्स कर देता है। प्रिज्म क्या करता है, लाइट को डिस्पर्स कर देता है। तो इसमें हो क्या रहा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा है, लिखो यहाँ पे कि when the white light is incident on electron absorbs certain fixed wavelength, and in the spectrum certain wavelength are missing, certain wavelength will be missing. This is called absorption spectrum. This is called absorption spectrum. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होगा, यहाँ से व्हाइट लाइट गिरा है, इलेक्ट्रॉन कुछ वेवलेंथ ऑब्जर्व कर लेगा। अब सोचो, जो इलेक्ट्रॉन जो वेवलेंथ ऑब्जर्व कर देगा वो कलर बाहर नहीं आएगा ना। देखो बाहर क्या आ रहा है, बचा हुआ आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ने कुछ ऑब्जर्व कर लिया, अब जो बचा कुचा रहेगा वो बाहर आएगा। समझ रहे हो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मतलब इलेक्ट्रॉन ने कुछ ऑब्जर्व कर लिया, अब जो बचा रह गया वो बाहर आया। क्या, जो बचा रह गया वो बाहर आ गया। समझ रहे हो, यहाँ से व्हाइट लाइट गिरा, मतलब यहाँ पे मान लो हजारों करोड़ों यहाँ पे वेवलेंथ निकले, 3-4 इसने ऑब्जर्व कर लिया, उसको छोड़ के बाकी सब बाहर आ जाएगा। मतलब क्या है कि अगर हम स्पेक्ट्रम ड्रॉ करें ना, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम ये स्क्रीन लगी है, मान लो यहाँ पे स्क्रीन है इस तरह से, ठीक है, स्क्रीन। तो इसका अगर मैं व्यू देखूं, अगर देखो ध्यान से, यहाँ बनाता हूं मैं, इस तरह से बनेगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इसको। मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कलर दिखेगा, ऑलमोस्ट सब दिखेगा, बस कुछ कुछ गायब हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे बीच में से एक गायब हो गया, छोड़ो, जैसे मान लें बीच में से एक गायब हो गया, क्योंकि बहुत जो वेवलेंथ मतलब एनर्जी डिफरेंस है बहुत ही फिक्स्ड है, 3-4 वैल्यूज ऑलमोस्ट आ रही हैं यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट सब दिखेगा, बस कुछ गायब हो जाएगा। ठीक है, कुछ जैसे यहाँ पे देखो मैंने ऑलमोस्ट पूरा डिज़ाइन बना दिया है, बस यहाँ पे समझ लो कुछ गायब हो गया। समझ लो, बहुत ही छोटा है, यहाँ तो मैंने बड़ा बना दिया है, पर ऑलमोस्ट पूरा कंटिन्यूस जैसा दिखेगा। ये क्या है, ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। ये क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मतलब जैसे कि इसमें समझे अगर, तो इलेक्ट्रॉन को हमने कुछ एनर्जी देखो बाहर से दी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व करके दूसरे लेवल में चला गया। इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एनर्जी ऑब्जर्व किया, इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एनर्जी ऑब्जर्व करके हायर लेवल में चला गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एनर्जी ऑब्जर्व किया, और इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, हायर लेवल में, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक्साइट। तो भाई जो सोचो, यहाँ से 1 करोड़ लाइट गिरी, जैसे एग्जांपल लेते हैं, चलो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ से पूरा विबग्योर गिरा। ठीक है, मतलब विबग्योर पूरा गिरा, जैसे विबग्योर VIBGIOR पूरा विबग्योर गिरा यहाँ से। तो मान लो इलेक्ट्रॉन ने इंडिगो और ब्लू ऑब्जर्व कर दिया। देखो ऐसा बोल नहीं सकते, बिकॉज इंडिगो और ब्लू के अंदर ही बहुत सारे कलर्स पॉसिबल होते हैं। तो मान लो इलेक्ट्रॉन ने देखो वायलेट, ग्रीन और रेड ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन ने कौन सा ऑब्जर्व कर लिया, मान लो इसने वायलेट ऑब्जर्व कर लिया, इसने ग्रीन ऑब्जर्व कर लिया, इसने ब्लू ऑब्जर्व कर लिया। तो बाकी बचे कौन से, वायलेट, ग्रीन और ब्लू निकाल दो। तो यहाँ पे बचेगा कौन सा, इंडिगो, येलो और ऑरेंज। समझ रहे हो, और इंडिगो, ब्लू, रेड बचेगा, रेड। देखो ऐसा बोल नहीं सकते, बिकॉज हर कलर के अंदर बहुत सारे वेवलेंथ पॉसिबल होते हैं, तो ऐसा कलर स्पेसिफाई नहीं कर सकते। पर आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ, यहाँ पे जितनी भी लाइट आई होगी, जो ऑब्जर्व कर लिया और जो बचा हुआ है वो बाहर निकला है, तो बचे हुए तो बहुत सारे होंगे ना, क्योंकि ऑब्जर्व बहुत ही कम हुए हैं। जो ऑब्जर्व हुए वो मिसिंग होंगे, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन ले गया अपने अंदर, बाकी बचे हुए हैं वो बाहर आए हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, फिर से समझ लो, जो ऑब्जर्व हुए हैं वो यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है ना, जो ऑब्जर्व हो गए वो मिसिंग है, जो बचे कुछ हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं। वही अपना क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये क्या होता है अपना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, तो इसको रफ करके अब समझते हैं अपना इमिशन स्पेक्ट्रम। इसी के जैसा होगा इमिशन स्पेक्ट्रम, बस थोड़ा सा डिफरेंस है उसके अंदर, उसको समझो। ओके, उसको समझते हैं। अब दूसरे टाइप का स्पेक्ट्रम होता है इमिशन स्पेक्ट्रम।
है, इसको समझते हैं। अब देखो यहाँ पे कहानी क्या होगी। अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर चला तो गया, लेकिन हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी लेवल में अनस्टेबल होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से देखो हमने एनर्जी दिया है, इलेक्ट्रॉन ने ऑब्जॉर्व किया, हमने अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बना लिया, चलो वहाँ तक की कहानी क्लियर है। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुँच चुका है, हमको पता है इलेक्ट्रॉन मतलब कि जितना ऊपर जाता है उतना अनस्टेबल होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि वापस मैं अंदर आऊँ। इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा कि वापस मैं जो है एनर्जी बाहर निकाल के, देखो इलेक्ट्रॉन ने पहले एनर्जी ऑब्जॉर्व किया यहाँ से, अब इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वापस से मैं यहाँ से एनर्जी निकाल देता हूँ, वापस से मैं एनर्जी एमिट कर देता हूँ, एनर्जी क्या कर देता हूँ, एमिट, और वापस से मैं आ जाता हूँ n=1 में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ अनस्टेबल है, इलेक्ट्रॉन वहाँ रहना नहीं चाहता। इलेक्ट्रॉन बोलेगा मेरे को वापस अपने घर जाना है, लेकिन ये बोलेगा अगर तुमको अपने घर जाना है तो मेरे को एनर्जी बाहर निकाल के दो, तो एनर्जी बाहर निकालेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचेगा। मतलब अब इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एमिट करेगा। जैसे इसको बॉक्स के फॉर्म में समझें, यहाँ पर क्या है कि हमने इसको कुछ एनर्जी दिया, हमने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ऑब्जॉर्व किया, सुन रहे हो कहानी, हमने एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ऑब्जॉर्व किया। अब एनर्जी ऑब्जॉर्व करने के बाद इलेक्ट्रॉन पहुंच गया ऊपर, अब क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, अब देखो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे एनर्जी रेडिएट करेगा। अब देखो मेरी कहानी समझो, इसका स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा। अब मैं कौन सा स्पेक्ट्रम बना रहा हूँ, इसमें मैंने क्या बनाया था कि जो बचे कुचे थे वो मैंने बनाया था, मतलब जो ऑब्जर्व हो गए वो तो खत्म हो गए, अब जो बचे थे वो हमने बना दिया। अब यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एमिट कर रहा है वो हमको यहाँ बाहर दिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो भी एनर्जी एमिट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने व्हाइट लाइट नहीं कराया, इसको मैंने एनर्जी दिया है, या तो ऐसे बोलो हीट किया है, ठीक है, हीटेड विथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीटेड विथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीटेड विथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है वो यहाँ पे दिखेगा। देखो समझो, मैं इमिशन स्पेक्ट्रम ड्रॉ करता हूँ तो समझ पड़ेगा आपको। ये है मेरा इमिशन स्पेक्ट्रम, अब इमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर वो वेवलेंथ आते हैं जो वेवलेंथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन 3 में था, 3 से जंप करके 1 में आया तो उसने कुछ वेवलेंथ एमिट किया। मान लो इलेक्ट्रॉन 2 में था, 2 से जंप करके 1 में आया तो उसने कुछ एनर्जी एमिट किया। मान लो इलेक्ट्रॉन 4 में था, 4 से जंप करके 1 में आया तो कुछ एनर्जी एमिट किया। तो जो एनर्जी एमिट करेगा उसके अकॉर्डिंग कुछ हमको पर्टिकुलर वेवलेंथ मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग हमको कुछ पर्टिकुलर कलर मिलेगा। तो इसका जो स्पेक्ट्रम होता है ना, ऐसा कुछ बनता है। देखो ध्यान से, 1 2 3 ऑलमोस्ट इस तरह से लाइन बनता है और बाकी पूरा खाली है। देखो इसका जस्ट अपोजिट है, देखो जो यहाँ से गायब है वही यहाँ पे दिख रहे हैं। समझाता हूँ फिर से क्या बोला मैंने। इलेक्ट्रॉन यहाँ से देखो, इलेक्ट्रॉन ने कुछ एनर्जी ऑब्जर्व करके यहाँ गया था, तो जो एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है वही एनर्जी तो लिबरेट कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन ने जितनी एनर्जी यहाँ से ऑब्जर्व करने में लगाई थी वही एनर्जी तो यहाँ पे छोड़ के आ रहा है। तो जो जो यहाँ पे गायब हो गया था वही तो यहाँ पे दिखेगा। देखो जो एनर्जी यहाँ पे गायब थी, अब इलेक्ट्रॉन वही एनर्जी छोड़ के आ रहे हैं तो वही एनर्जी तो यहाँ पे दिखेगी। तो इसको हम बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी बाहर निकाल के वापस आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी बाहर निकाल के, इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी एमिट किया वो वेवलेंथ अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, इसको हम बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम, या तो इसको आप लाइन स्पेक्ट्रम बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, लाइन स्पेक्ट्रम। क्योंकि पता है इसको लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमको 3-4 लाइन ही दिख रही हैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम, या तो बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। इसको थोड़ा बहुत लिख लेते हैं हम, इसको थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। इसको रफ कर दूं मैं, और इमिशन स्पेक्ट्रम देख रहे हो, दोनों का हमने वो इमेज तो देख ही लिया और आपने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसा होता है और इमिशन स्पेक्ट्रम कैसा होता है। ठीक है, अब इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन when heated with electrical energy, ठीक है, absorb energy, ऐसे लिख दो, it absorbs energy, it absorbs energy and goes to higher energy state, and
goes to higher energy state and because the electron is unstable, because the electron is unstable, it will emit the energy, it will emit the energy and try to come to lower level, and try to come to lower level. The spectrum of emitted wavelength, the spectrum of emitted wavelength is called emission spectrum. The spectrum of emitted wavelength is called emission spectrum. ओके, समझ रहे हो? जो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिबरेट हुए उनका हम स्पेक्ट्रम ड्रॉ करें तो उसको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये कहानी आपको क्लियर रहनी चाहिए। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऐसा बनता है जिसमें कुछ कुछ गायब होते हैं, और एमिशन स्पेक्ट्रम ऐसा बनता है जिसमें कुछ कुछ ही दिखते हैं, सिर्फ बाकी सब गायब होते हैं। समझ रहे हो? जो जो यहाँ पे गायब थे, देखो 1 2 3 गायब थे, तो वही 3 हमको यहाँ पे दिखेंगे। इस तरह से बनता है स्पेक्ट्रम। ओके, चलो इसको रफ करके अब हम समझते हैं मतलब फॉर्मूला कैलकुलेट करना, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जिसकी बेस पे हम वेवलेंथ निकालना सीखेंगे। भाई जो वेवलेंथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है वो कौन सी वेवलेंथ होंगी, उसका हमको फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा डेरिवेशन करते हैं, उसको आप देख लो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है इसलिए। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ मतलब कि एनर्जी लिबरेट करके बाहर निकल रहा है, तो उसकी कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ आएगी। अब वो वेवलेंथ हम निकालना सीखते हैं, तो यहाँ पे टॉपिक डालो कि वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन। ओके, तो सीधा अपने वही फॉर्मूले पे आते हैं जो फॉर्मूला हमने बेसिक से सीखा है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि भाई जो डेल्टा ई होता है, डेल्टा ई क्या होता है हमारे पास, ई ऑफ N2 माइनस ऑफ ई ऑफ N1। देखो N2 N1 कुछ भी हो सकते हैं, आपको देखना है ध्यान से कि पॉजिटिव आंसर आ जाए बस। तो N2 N1 में टेंशन मत लेना। और डेल्टा ई क्या होता है हमारे पास, डेल्टा ई ऑफ फोटोन होता है Hc बाय लैम्बडा। डेल्टा ई क्या होता है, डेल्टा ई ध्यान रख लो कि इट इज एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो डेल्टा ई क्या होता है हमारे पास, Hc बाय लैम्बडा इज इक्वल टू ई ऑफ N2 माइनस ई ऑफ N1, वेयर लैम्बडा इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन, इलेक्ट्रॉन नहीं, वेवलेंथ ऑफ फोटोन, वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन। क्लियर है? तो यहां से हम लैम्बडा की फॉर्मूला निकाला जाए। देखो ध्यान से, इसको इस तरह लिख सकता हूं मैं, Hc बाय लैम्बडा इज इक्वल टू ई ऑफ N2 मैं लिखता हूं माइनस 13.6 Z स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर। देखो ये टोटल एनर्जी लिख रहा हूँ, ठीक है? तो माइनस 13.6 Z स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, और ई ऑफ N1 क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस 13.6 Z स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। इस तरह लिख सकता हूँ ना इसको। तो ध्यान से ये फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, Hc बाय लैम्बडा इज इक्वल टू, देखो मैं 13.6 इंटू Z स्क्वायर कॉमन निकाल ले रहा हूँ, ठीक है? 13.6 इंटू Z स्क्वायर कॉमन निकाल ले रहा हूँ, और देखो ये माइनस वाला आगे चला जाएगा, देखो माइनस माइनस बन के प्लस बन जाएगा। तो आ रहा है 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। ये समझ पड़ा ना? ये प्लस आ जाएगा, प्लस वाले को मैंने पहले लिखा, माइनस वाले के बाद में लिखा। तो 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। यहाँ पे ये फॉर्मूला है हमारे, ध्यान से। ओके, तो यहाँ पे क्या N1 क्या है, N1 और N2 क्या है, इलेक्ट्रॉन जहाँ से लेके जहाँ तक जंप किया है, ठीक है? अब N1 N2 आपको ऐसे रखना है कि इससे हमारा आंसर पॉजिटिव आ जाए। देखो पॉजिटिव कब होगा, जब N1 की वैल्यू छोटी होगी, बिकॉज N1 की वैल्यू छोटी होगी ना, तो 1 अपॉन N1 की वैल्यू बड़ी होगी। ध्यान रखना, यहाँ पे छोटा वैल्यू, यहाँ पे बड़ा वैल्यू रख दोगे, अपने आप आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, वो भी ध्यान रखना है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है। तो यहाँ से क्या करता हूँ, मेरे को लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? वेवलेंथ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से कि 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू 13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन H इंटू सी। देखो H इंटू सी नीचे चला गया, आ जाएगा 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। क्लियर है? मेरे पास ये फॉर्मूला है। अब ध्यान से इसको आपको याद नहीं रखना है, बार बार सेम ही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट होता है ना, ये जो कांस्टेंट होता है, एक मिनट,
13.6, ये जो हमारा कांस्टेंट है, इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास एक वैल्यू आता है जिसको हम नाम देते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। इसको हम सॉल्व करें, देखो ध्यान से, 13/6 अपॉन HC, ठीक है, इसको साइड में लिख देता हूँ मैं। हमारे पास ये वैल्यू जिसको हम इक्वल टू R बोलते हैं, और इसका फॉर्म मतलब वैल्यू आती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ठीक है, 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देयरफॉर 1/λ इज इक्वल टू Z² अपॉन R बोल दो, Z² सॉरी यहाँ से इस तरह लिख दो कि 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स इंटू Z² 1/n1² माइनस ऑफ 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। और इसको हम क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान से, देयरफॉर 1/λ इज इक्वल टू RZ² 1/n1² माइनस ऑफ 1/n2 का स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। R की वैल्यू क्या है, 1.097 इंटू 10⁻⁷। ओके, यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, तो उसको आपको ये वैल्यू सॉल्व करोगे ना, तो आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और डिवाइड बाय HC। इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये वैल्यू कैसे आएगी, आप क्या करोगे, 13.6 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको जूल में कन्वर्ट करो, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, फिर उसके बाद H की वैल्यू पुट करो, 6.626 इंटू 10⁻34। फिर उसके बाद C की वैल्यू पुट करो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे सारे को सॉल्व करोगे ना, तो आपको जो आंसर आके निकल के आएगा वो क्या आएगा, 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ओके, इसको सॉल्व करके देख लो, यही आंसर आएगा। और इसको हम बोलते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम, रीडबर्ग कांस्टेंट। ओके, इसको सॉल्व कर लोगे आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इसको आप नोट कर लो कैसे आता है। इसको हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में भी कन्वर्ट कर दिया है, तो वो भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला निकल गया है R की। देखो ध्यान से, कभी देखो हमको क्या है, लैम्बडा निकालेंगे ना, देखो n1 और n2 वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद हम लैम्बडा निकालेंगे, तो इसको इन्वर्स करेंगे। तो एक वैल्यू बहुत फेमस है, आप याद रख सकते हो उसको, कि जो 1/R की वैल्यू होती है ना, वो 911 एंगस्ट्रॉम होती है। जो 1/R की वैल्यू होती है, इंपॉर्टेंट, आपको हमेशा काम आएगा। क्योंकि करोगे क्या, फाइनली देखो 1/λ है, उसके ऊपर से n1 n2 रखोगे तो RZ² अपॉन कुछ वैल्यू आएगी, उसके बाद इसको इन्वर्स करोगे तो 1/R आएगा ना। तो जो 1/R की वैल्यू होती है ना, वो 911 एंगस्ट्रॉम होती है, 911 एंगस्ट्रॉम। इसको याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। हम बहुत सारे क्वेश्चन से इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली 1/R की वैल्यू आपको ये सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, 1.097 उसको 1 करके सॉल्व करना पड़ेगा। इससे अच्छा कि 1/R की वैल्यू डायरेक्टली 911 एंगस्ट्रॉम आप याद रखोगे तो ईजी रहेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए, ये हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कैलकुलेट करने के लिए। अब Z क्या है, एटॉमिक नंबर है, N क्या है, कौन से सेल से लेके कौन से सेल तक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे। जैसे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम n = 4 to n = 3, the wavelength is λ1. The wavelength is λ1, and when electron jumps from n = 3 to n = 2, wavelength is λ2. Find λ2 in terms of λ1. Find λ2 in terms of λ1. ठीक है, आपको ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा, 20/27 λ1। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा 5/36 λ1। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 7/20 λ1। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा 20/7 λ1। ठीक है, इस तरह से मेरे पास ऑप्शन है। इसको आप सॉल्व करो, आपको λ2 निकालना इन टर्म्स ऑफ λ1। तो λ1 क्या है, जब इलेक्ट्रॉन 4 से लेकर 3 तक जंप करता है, और λ2 क्या है, जब इलेक्ट्रॉन 3 से लेकर 2 तक जंप करता है। तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे हम लिखेंगे 1/λ1
इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर क्या है 4 से लेकर 3। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पहले छोटी वैल्यू रखो जिससे कि आपको ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आए, ठीक है। तो 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। क्लियर है। 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। उसके बाद इस दोनों का रेशियो ले लेते हैं, 1/λ2 हो जाएगा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर। अब कहाँ से कहाँ जम कर रहा है 3 से 2, तो 1 देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। पहले छोटा लिख रहा हूँ जिससे 1/4 जिससे देखो ये नीचे छोटा होगा तो ऊपर ओवरऑल आंसर बड़ा होगा ना, समझ रहे हो। 1/4 माइनस 1/9 इस तरह से ये हमारे पास λ1 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो ये आर जेड स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा λ2/λ1 इज इक्वल टू 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा 7, तो 7/9 इंटू 16 और नीचे आ रहा है 9 माइनस 4 5/36। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ध्यान से देखो इक्वल टू हो जाएगा λ2/λ1। यहाँ से क्या हो रहा है 9 4 36 कैंसिल हो जाएगा और 4 4 16 और क्या हो रहा है 5 4 20 मतलब कि 7/20 आ रहा है ना। देखो 7 ऊपर और 5 4 20। तो यहाँ से क्या हो रहा है λ2 इज इक्वल टू आ रहा है 7λ1/20। इस तरह से हमारा आंसर आता है। ओके तो कई बार इस तरह से रेशियो वाले क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ, मतलब प्रोसीजर क्या है, बाकी तो आप कर ही लोगे ऐसे क्वेश्चंस। ऐसा सिंपल प्रोसीजर होता है। यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन कर रहे हैं, कभी अलग अलग एलिमेंट के बारे में पूछ लिया तो यहाँ पे जेड की वैल्यू पुट कर देना उसके हिसाब से, तो वहाँ पे वो सब क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट में, थोड़ा कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि इसमें और क्या क्या पूछ सकते हैं। ओके इसमें फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं। देखो हमको पता है कि हमारे पास ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस ऑफ 1/n2 स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी पूछ लिया तो क्या करोगे आप, हमको पता है कि v इक्वल टू होता है एफ लैम्बडा। फ्रीक्वेंसी पूछा तो फ्रीक्वेंसी क्या कर देंगे हम v/λ इज इक्वल टू एफ होता है ना, और v क्या होता है बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो c होगा, तो c/λ सिंपली। तो यहाँ पे जो लैम्बडा है ना 1/λ उसके देखो c भी कांस्टेंट ही है ना, c भी क्या है कांस्टेंट। तो अगर देखो यहाँ पे जो 1/λ है तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो ध्यान से 1/λ इज इक्वल टू f/c है ना। तो यहाँ पे सिंपली आप f/c पुट कर देना इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ओके मतलब c जो है ऊपर मल्टीप्लाई कर देना सिंपली। लेकिन अगर रेशियो पूछा तब तो आपको c रखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आप 1/λ जगह पे f रख देना, उसके बाद f1/f2 का रेशियो ले लेना। क्लियर है। और जो 1/λ होता है ना उसको कभी कभी वेव नंबर बोला जाता है, वेव नंबर। तो यहाँ पे 1/λ इज इक्वल टू हम वेव नंबर बोल सकते हैं इसको। तो वेव नंबर का रेशियो पूछा तो उसको आप डायरेक्टली कंपेयर करना, 1/λ उसकी वैल्यू होती है वेव नंबर। क्लियर है। तो यहाँ पर वेव नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ऐसे कुछ टर्म्स आते हैं क्वेश्चन के अंदर, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ, इसको आप नोट करके रख लो बॉक्स के अंदर। ओके चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम समझते हैं कि स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होती है। क्या समझते हैं हम स्पेक्ट्रल सीरीज, जो कि इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रल सीरीज नाम दे दो इसका, स्पेक्ट्रल सीरीज। ओके स्पेक्ट्रल सीरीज के अंदर बहुत सारे सीरीज आते हैं, जैसे कि लाइमन सीरीज हो गया, बाल्मर सीरीज हो गया, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पी फंड सीरीज। तो अलग अलग सीरीज आते हैं। हम एक पहले डिटेल में समझते हैं, उसके बाद आगे हम लिखते हैं। ठीक है लाइमन सीरीज देखिए एक्चुअली सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था ना वो बाल्मर सीरीज हुआ था, लेकिन हम लाइमन सीरीज से शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं सेल्स ड्रॉ करता हूँ अलग अलग। ठीक है ये मेरा क्या है n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5 और n इक्वल टू ऐसे 6 यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ पे बनते जाएगा। ठीक है क्लियर है। तो लाइमन सीरीज का सिंपली इतना ही मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो, देखो इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो अगर वो जम करके n इक्वल टू 1 में आता है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो अगर वो जम करके n इक्वल टू 1 में आता है तो उसको हम बोलेंगे लाइमन सीरीज। ठीक है लाइमन सीरीज क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनीवेयर, एनी शेल बोल दो, जम्प्स टू
jumps to n equal to 1, then that series is called series is called Lyman series, is called Lyman series. ओके मतलब किसी भी देखो n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में जंप कर सकता है इस तरह से, n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 में, n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 में, n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 1 में, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो अगर वो n इक्वल टू 1 में आता है तो ये जो पूरी सीरीज होगी इसको हम बोलेंगे लाइमन सीरीज। इसको जो पूरी सीरीज होगी इसको हम क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज। मतलब कि n इक्वल टू n से लेके n इक्वल टू 1 तक आता है, n इक्वल टू n कोई भी हो सकता है, n इक्वल टू n से लेके n इक्वल टू 1 तक आता है, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज। ठीक है, n इक्वल टू n से लेके n इक्वल टू 1 तक, मतलब इसके अंदर लैम्बडा का फॉर्मूला क्या होगा, आर जेड स्क्वायर इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। ठीक है, n2 का स्क्वायर, जो भी n2 हो, डायरेक्टली ऐसा फॉर्मूला निकल के आएगा। ओके, अब ध्यान रखना, देखो एक और बात ध्यान रखनी कि जो लाइमन सीरीज होता है ना, ये कौन से रीजन के अंदर लाई करता है, यूवी रीजन के अंदर, यूवी रेस के अंदर। मतलब यहाँ पे जो वेवलेंथ मिलती है ना, ऑल द वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, मतलब जो जो वेवलेंथ पॉसिबल है इसके अंदर, ऑल द वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज लाई इन यूवी रीजन, है ना। यूवी रीजन आपको पता है ना, वो लाइन तो पता है स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कि यहाँ पे रेडियो वेव्स होता है, फिर माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड रेस, फिर विजिबल रीजन, फिर यूवी रेस। क्लियर है, उसके बाद आगे एक्स रेस, गामा रेस वगैरह होता है। तो यहाँ पे देखो ये यूवी रेस का वेवलेंथ कम होता है, और जितनी वेवलेंथ होती है ना, यहाँ पे जो वेवलेंथ हमको निकलता है, जैसे एग्जांपल देखें, मान लो हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, फॉर हाइड्रोजन एक निकाल के देखते हैं, फॉर हाइड्रोजन निकाल के देखते हैं। ठीक है, मान लो n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 तक आ रहा है। ठीक है, n इक्वल टू 2 से लेके n इक्वल टू 1 तक, ये अपना क्या होता है पता है, चलो निकाल के देखते हैं। तो 1/λ की वैल्यू क्या आ रही है, r, हाइड्रोजन के लिए n इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1/1 माइनस 1/4, इस तरह से आएगा। क्लियर है, इसको सॉल्व कर लो तो क्या देगा, 1/λ इज इक्वल टू r हो जाएगा 4 - 1, 3/4 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ध्यान से, लैम्बडा की वैल्यू हो जाएगी 4/3r। लैम्बडा वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3r। और हमको पता है कि जो 1/r की वैल्यू होती है, हमको क्या पता है कि जो 1/r की वैल्यू है वो 911 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पे पुट करो 1/r की, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3 टाइम्स ऑफ 911। तो सॉल्व करो इसको, तो 3 3 ऑलमोस्ट 3 ठीक है, इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो 3 4 12, तो 3 4 12, देखो अप्रॉक्स निकाल रहा हूँ मैं, 3 4 12, सॉरी 4 3 12, 4001 हो जाएगा, और 4 3 12, ठीक है, 1212 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। इस तरह से निकाल सकते हैं वेवलेंथ किसी का भी। क्लियर है, तो यहाँ पे एक तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं, और देखो इसके अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं, और देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर पूछा क्या जाता है, इसको तो आप नोट कर लो, इसको आप नोट कर लो। अब इसके अंदर क्या पूछा जाता है, क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, देखो पहला क्वेश्चन आता है इसके अंदर, फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, अच्छा बताओ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगा हमको, जब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में आ रहा है, कि n इक्वल टू इन्फिनिटी से n इक्वल टू 1 में आ रहा होगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब हमको मिलेगा, देखो कैसे समझेंगे। हमको पता है कि जो लैम्बडा होता है ना, लैम्बडा फॉर्मूला क्या होता है, hc/ΔE। मतलब लैम्बडा जो है एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं तो एनर्जी डिफरेंस सबसे कम है। n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 की बात करें, एनर्जी डिफरेंस सबसे कम है। और n इक्वल टू इन्फिनिटी से n इक्वल टू 1 की बात करें तो एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस उतना कम वेवलेंथ। तो अगर हमको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करें, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करें, अगर हमको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करें तो फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैसे याद रखोगे आप, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर पूछा हो तो हमको क्या देखना है, लॉन्गेस्ट एनर्जी डिफरेंस, लॉन्गेस्ट एनर्जी डिफरेंस।
ठीक है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा हो तो लॉन्गेस्ट एनर्जी का डिफरेंस तो कब आएगा वो, n इक्वल टू इन्फिनिटी से लेके n इक्वल टू 1 में। तो यहाँ से देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगा फॉर्मूला, कभी भी आपको ध्यान रखना है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा तो n इक्वल टू इन्फिनिटी से n इक्वल टू 1, ठीक है, फॉर लाइमन सीरीज, फॉर लाइमन, मतलब उसकी वैल्यू भी आपको निकालना हो। देखो लैम्बडा की वैल्यू 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी तो हो जाएगा 0, तो 1 अपॉन लैम्बडा की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए निकालें तो आर इक्वल टू 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए निकालें तो आर इक्वल टू 1, तो लैम्बडा की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई आर, और 1 बाई आर की वैल्यू क्या होती है 911, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है 911। देखो ये विजिबल रीजन के अंदर नहीं है, विजिबल रीजन कहाँ से होता है 4000 से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक, तो अभी तक ये विजिबल रीजन के अंदर नहीं पहुँचा है। अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा तो, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा तो इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है, इसको हटा दूँ, चलो इसको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला नोट कर लो। फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ देखते हैं, देखो एक का डिटेल में पढ़ लो, उसके बाद हम सब कर लेंगे, ठीक है, एक का डिटेल में पढ़ लो। तो फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, अब बताओ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहाँ से कहाँ आएगा। देखो यहाँ पे इसका एनर्जी डिफरेंस सबसे कम है, मतलब इसका वेवलेंथ सबसे बड़ा आएगा, जितना एनर्जी कम डिफरेंस उतना ज़्यादा लैम्बडा, तो यहाँ पे क्या होगा n इक्वल टू 2 से लेके n इक्वल टू 1 पे, ठीक है। शॉर्टेस्ट एनर्जी डिफरेंस, शॉर्टेस्ट एनर्जी का डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस ऐसे आपको याद रखना है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा तो शॉर्टेस्ट एनर्जी डिफरेंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट एनर्जी डिफरेंस, और शॉर्टेस्ट एनर्जी डिफरेंस पूछा, सॉरी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा तो लॉन्गेस्ट एनर्जी का डिफरेंस, उल्टा होता है ना, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा। तो n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 है, तो लैम्बडा वैल्यू क्या हो जाएगी, r इंटू हाइड्रोजन की बात करूँ n इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा ये ठीक है, 4 माइनस 1 3/4, तो r इंटू 3/4, तो 1 अपॉन लैम्बडा वैल्यू क्या आएगी 4 अपॉन 3r, और 1 अपॉन r की देखो r है ना, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 911, इसका अभी हमने निकाला था ना, क्या आया था इसका, हमने निकाला था अभी देखो ध्यान से 3303, और यहाँ पे 12 एंगस्ट्रॉम, तो देखो इसका सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी 1212 आ रहा है, तो अभी भी विजिबल रीजन के अंदर नहीं आया है। तो ये जो हमारा जो पूरा लाइमन सीरीज होता है ये यूवी रेस के अंदर होता है, ठीक है, यूवी रीजन के अंदर होता है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द यूवी रीजन, तो यूवी रीजन का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब लाइमन सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, क्लियर है ना। ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज करते हैं, ऐसे अलग अलग के लिए अलग होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा मतलब कि लाइमन सीरीज होता है वो यूवी रीजन के अंदर लाई करता है, ओके, ऐसा हमने पढ़ लिया। और क्या पूछते हैं इसके अंदर, इसको रफ कर देता हूँ, इसके अंदर अलग अलग टर्म पूछते हैं, जैसे कि एक और पूछते हैं सीरीज लिमिट वेवलेंथ, सीरीज लिमिट वेवलेंथ, इस सीरीज लिमिट वाला टर्म बहुत बार आता है, सीरीज लिमिट। तो सीरीज लिमिट का मतलब क्या होता है, देखो सीरीज लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट मतलब क्या होता है एंड पॉइंट, सबसे लिमिट हमारा लिमिटिंग आ गया, एंड पॉइंट मतलब क्या है कि n इक्वल टू इन्फिनिटी से बात कर रहे हैं वो। तो अगर लाइमन की बात करूँ, फॉर लाइमन सीरीज, फॉर लाइमन सीरीज वो एंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड की बात कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो n इक्वल टू 1 से लेके n इक्वल टू इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं वो, समझ रहे हो ना। तो कभी सीरीज लिमिट टर्म यूज़ करें ना, तो लाइमन के लिए n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू इन्फिनिटी, देखो n इक्वल टू 1 फिक्स है लाइमन के लिए, तो और सीरीज लिमिट की बात करें तो दूसरा जो n2 की वैल्यू होगी वो इन्फिनिटी के बराबर होगी, क्लियर है। तो ये टर्म बहुत बार यूज़ होता है, सीरीज लिमिट वेवलेंथ, सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी, तो ध्यान रखना सीरीज लिमिट यूज़ करें तो इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं वो, क्योंकि लिमिट वैल्यू सबसे आखिरी लाइन कौन सी होगी इसकी, आखिरी लाइन कौन सी होगी इसकी, इन्फिनिटी वाली, क्लियर है, सबसे आखिरी लाइन कौन सी होगी इसकी, इन्फिनिटी वाली, तो हमारी हो जाएगी सीरीज लिमिट वेवलेंथ, ओके। ऐसे डिफरेंट टर्म्स इसके अंदर यूज़ करते हैं। अगर वेव नंबर पूछा, वेव नंबर तो उसको 1 अपॉन लैम्बडा कर देना, ठीक है, वेव नंबर पूछा तो उसको 1 अपॉन लैम्बडा कर देना, ऐसे अलग अलग टर्म्स इसके अंदर यूज़ होते रहते हैं, ओके। और दूसरी बात, यहाँ पर दूसरी बात कि जो हमारी पहली लाइन होती है ना n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1, ये क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज,
सारी बात बता रहा हूँ, सारे बात क्वेश्चन में आया हुआ है, तो सारी बातों को आपको नोट करना है। जितनी बातें बता रहा हूँ ना, सब कुछ ना कुछ क्वेश्चन में आ चुका है। ये जो हमारा पहला लाइन होता है ना, n=2 से n=1, ये हमारा क्या है, फर्स्ट लाइन। क्या पे लिखो कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या हो जाएगा, n=2 से n=1। सेकेंड लाइन पूछा तो सेकेंड लाइन तो हो जाएगा n=3 से n=1। थर्ड लाइन पूछा तो n=4 से n=1। क्लियर है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज। सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज मतलब n=3 से, देखो सेकेंड लाइन, ये फर्स्ट लाइन यहाँ से 2 से 1, सेकेंड लाइन कहाँ से होगा 3 से 1। तो ये सारी बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारी बातें क्वेश्चन के फॉर्म में आए हुए हैं, कभी जेईई मेंस में, कभी जेईई एडवांस में, तो आपको सब बात क्लियर रहना चाहिए इसके अंदर। चलो ये बात हो गई हमारी लाइमन सीरीज़ की। अब हम बात कर लेते हैं बाल्मर सीरीज़ की। इसको रफ कर देता हूँ मैं। ओके, इसको रफ कर देता हूँ मैं। अब हम बात कर लेते हैं बाल्मर सीरीज़ की। बाल्मर सीरीज़ बाल्मर सीरीज होता है, यहाँ पे देखो लाइंस ड्रॉ करूँ अगर मैं, देखिए, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो, अगर वो जंप करके n=2 में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो अगर वो जंप करके n=2 में आ रहा है, ठीक है, n=2 में आ रहा है, कहीं भी हो इलेक्ट्रॉन, ये अपना क्या है, n=1, n=2, n=3, n=4, n=5, n=6, ऐसे कर करके n=infinity, कहीं भी हो इलेक्ट्रॉन अगर वो n=2 पे आ रहा है, जहीं से कहाँ से भी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बाल्मर सीरीज। उसको हम क्या बोलेंगे, बाल्मर सीरीज। क्लियर है ना। और जो बाल्मर सीरीज होता है किसके अंदर लाई करता है, वो विजिबल रीजन के अंदर लाई करता है, विजिबल रीजन के अंदर लाई करता है। कौन, बाल्मर सीरीज किसके अंदर लाई करता है, विजिबल रीजन के अंदर, ठीक है। कहीं भी इलेक्ट्रॉन अगर वो n=2 पे आ रहा है तो उसको समझ लेना कि वो बाल्मर रीजन की बात कर रहे हैं, सॉरी बाल्मर सीरीज की बात कर रहे हैं वो। तो इसमें क्या होता है कि n1 फिक्स हो गया कि वो 2 है, और n2 जो है उसकी वैल्यू कहीं कुछ भी पॉसिबल हो सकती है, 3, 4, 5, 6, 7, उल्टा मत कर देना, 1 से 2 मत कर देना, ऊपर से गिर रहा हो, ठीक है। कहीं से भी अगर n=2 में गिर रहा है, उसकी देखो n1 की वैल्यू तो फिक्स हो गई, n2 की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 3, 4, 5, 6 करके इन्फिनिटी तक, ओके। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पॉसिबल है इसके अंदर। तो इसके अंदर भी अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है ना, मतलब क्या होगा, लॉन्गेस्ट एनर्जी डिफरेंस। लॉन्गेस्ट एनर्जी डिफरेंस कैसे याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट एनर्जी डिफरेंस कहाँ मिलेगा हमको, कहाँ से मिलेगा, शॉर्टेस्ट, ये हो जाएगा n=2 से n=infinity, मतलब n=2 से लेके n=infinity, ओके। उसके बाद वैल्यू पुट करके आप निकाली लोगे आंसर। लॉन्गेस्ट पूछा तो n=3 से लेके पहला वाला, ठीक है, n=3 से लेके n=2 तक, है ना, सबसे कम एनर्जी डिफरेंस। तो n=3 से n=2 तक सबसे कम एनर्जी डिफरेंस होगा, तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा मिलेगा हमको, ठीक है। ऐसा और क्या पूछ सकते हैं इसके अंदर, सीरीज लिमिट वेवलेंथ, सीरीज लिमिट, तो क्या हो जाएगा हमारा n=2 से लेके n=infinity, ठीक है, लिमिट वाला, मतलब लास्ट वैल्यू जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। तो n=2 से लेके n=infinity हमारी क्या हो गई, लिमिटिंग वैल्यू हो गई। और क्या पूछ सकते हैं इसके अंदर, फर्स्ट लाइन क्या होगा बाल्मर सीरीज का, बाल्मर सीरीज का फर्स्ट लाइन क्या होगा, n=3 से लेके n=2, ये होगा फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, ओके, मतलब पहला लाइन। ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज जो कि होता है n=3 से लेके n=2 तक। अच्छा, इसको कई के बुक में ना इसको H अल्फ़ा लिखा जाता है, जो फर्स्ट लाइन है ना बाल्मर सीरीज को H अल्फ़ा, जो सेकंड लाइन होता है उसको H बीटा लिखा जाता है, थर्ड लाइन होता है H गामा। इसको आगे देखेंगे हम, लेकिन अभी आप इसको नोट करना हो तो नोट कर सकते हो। जो फर्स्ट लाइन होता है उसको H अल्फ़ा बोलते हैं, सेकंड लाइन होता है H बीटा, थर्ड लाइन होता है H गामा, ठीक है। जो फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज उसको क्या बोलते हैं हम,
एच अल्फ़ा, जो सेकंड लाइन होता है उसको क्या बोलेंगे हम एच बीटा, जो थर्ड लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं एच गामा। ऐसे अलग अलग पूछ सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना ये कौन सा रीजन के अंदर लाई करता है, ये विजिबल रीजन के अंदर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए इसका अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकाला जाए, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट निकाल लेते हैं हम, तो उसका जो वेवलेंथ आप निकालोगे तो किसके अंदर लाई करेगा वो 3800 एमस्ट्रॉन्ग से, बोलो 4000 से लेके 8000 एमस्ट्रॉन्ग। देखो कुछ कुछ बाहर भी जा सकती हैं, कुछ कुछ मतलब इससे कम भी हो सकती हैं, कुछ इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ जो इसकी वैल्यू लाई करती है वो विजिबल रीजन के अंदर ही लाई करती है। क्लियर है? इसको आप जो है वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट लाइन पूछा मतलब कि 3 से 2, ओके। लास्ट लाइन पूछा मतलब इन्फिनिटी से लेके 2 तक, ओके। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन मतलब शॉर्टेस्ट एनर्जी डिफरेंस, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब लॉन्गेस्ट एनर्जी डिफरेंस, ओके। एनर्जी डिफरेंस लॉन्गेस्ट कब होगा, जब इन्फिनिटी से लेके 2 पे आएगा। तो ऐसे सारी बातें आप याद कर सकते हो। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, जो भी पूछा उसको आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ओके। फॉर्मूला तो आपको पता ही है। ऐसे और भी होते हैं हमारे पास। अब एक काम करते हैं, सबको साथ में लिख लेते हैं अब, जिससे क्या है कि आपको इंपॉर्टेंट अलग अलग दिखेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। एक साथ सब दिखेगा ना तो ठीक रहेगा। तो हम ड्रॉ करते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस की जगह लिख दो स्पेक्ट्रल सीरीज, ओके। स्पेक्ट्रल सीरीज टॉपिक का नाम जो होगा स्पेक्ट्रल सीरीज होगा, लाइंस नहीं, स्पेक्ट्रल सीरीज। तो यहाँ पे अलग अलग ड्रॉ कर लेते हैं, देखो ध्यान से। देखो यहाँ पे देखो, ध्यान रखोगे मैं एनर्जी का डिफरेंस भी बढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो ना आप। ये 13.6 पहले हम माइनस करते हैं, एनर्जी डायरेक्ट डिफरेंस आता है, फिर कम आता है, ओके। जैसे जैसे नीचे जा रहा हूँ देखो एनर्जी का डिफरेंस मैं बढ़ाते जा रहा हूँ। तो देखो ध्यान से, ये अपना n = 1 है, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, n = 6, n = 7, ऐसे करके और भी ऊपर जाएगा ये n = 8 करके n = 9 तक, ऐसे करके n = इन्फिनिटी तक जा रहा है ये, ओके। तो यहाँ पे लाइमन सीरीज़ क्या था, कहीं से भी गिर के n = 1 पे आओ तो हमारा हो जाएगा लाइमन सीरीज़। कहीं से भी गिरो n = 1 पे आओ तो हमारा क्या हो जाएगा, ये लाइमन सीरीज़, चाहे जहाँ से गिरो। अगर हम n = 1 पे आ रहे हैं तो हमारा ये हो जाएगा लाइमन सीरीज़। और ये कौन से रीजन के अंदर लाई करता है, ये यूवी रीजन के अंदर लाई करता है। इसके अंदर क्या होता है कि n = n से लेके n = 1 तक। क्लियर है? ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ऐसे। उसके बाद बाल्मर सीरीज़ क्या था, कहीं से भी गिर के n = 2 पे आओ, ठीक है। कहीं से भी गिर के n = 2 पे आओ तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बाल्मर सीरीज़। ये हमारा हो जाएगा बाल्मर सीरीज़, ठीक है। कौन से रीजन के अंदर लाई करता है, ये विजिबल रीजन के अंदर। इंपॉर्टेंट है, हाँ। कभी और सीरीज ना देके बोलते थे कि फाइंड द फर्स्ट लाइन ऑफ विजिबल रीजन, मतलब वो पूछ रहे हैं फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर, मतलब बाल्मर सीरीज की बात कर रहे हैं वो। ये कहाँ से हो जाएगा, n = n से लेके n = 2 तक, ओके। इसके बाद आता है पास्चन सीरीज, पास्चन, जो कि n = कहीं से भी गिर के n = 3 पे आओगे आप, उसको हम बोलते हैं पास्चन सीरीज। n = 3 पे कहीं से भी गिर के आओ, उसको हम बोलते हैं पास्चन सीरीज। क्या, पास्चन सीरीज। तो आपको जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं फाइंड द फर्स्ट वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज, तो आप कौन सा निकालोगे, आप n = 4 से लेके n = 3। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ पास्चन सीरीज, तो पास्चन सीरीज का थर्ड लाइन देखो, 4 से 3 हो गया फर्स्ट लाइन, 5 से 3 हो गया सेकंड लाइन, 6 से 3 हो गया थर्ड लाइन। ऐसे आपको ध्यान रखना है, ओके। और ये कौन से रीजन के अंदर लाई करता है, ये इंफ्रारेड। देखो यूवी के बाद कौन सा आता है, इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड, ठीक है। इसके बाद के सारे जो होते हैं ना वो इंफ्रारेड में लाई करते हैं, सिर्फ ये लाइमन वाला यूवी में, बाल्मर वाला विजिबल में। इसके बाद के बाकी सारे जो होते हैं वो इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई करते हैं, ओके। उसके बाद चौथा सीरीज हमारा कौन सा होता है, ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट। तो कहीं से भी गिर के अगर आप देखो n = n से लेके n = 3 तक, यहाँ पे कहीं से भी गिर के इसको हम बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज, BRACKETT, ब्रैकेट सीरीज। ये भी सेम इंफ्रारेड रीजन के अंदर ही लाई करता है।
तो n इक्वल टू n से लेके n इक्वल टू 4 तक कहीं भी हो तो आपका आंसर आ जाएगा ब्रैकेट सीरीज। ओके, इसके बाद एक और होता है जो कि होता है पी फंड सीरीज। ओके, क्या होता है इसको बोलते हैं हम पी फंड सीरीज, इसको हम बोलते हैं पी फंड, पी मतलब बोलो फंड सीरीज। ये क्या होता है n इक्वल टू n से लेके n इक्वल टू 5 तक। ओके, ऐसा लाइन याद रख सकते हो, ठीक है। आपको लाइन से, आपको हर याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ लाइन से याद रखना है कि पहले आता है लाइमन, फिर आता है बाल्मर, फिर आता है पार्शियल सीरीज, फिर आता है ब्रैकेट सीरीज, फिर आता है पी फंड सीरीज। ठीक है, ऐसे लाइन से आप याद रख सकते हो। उसके बाद एक और आता है हमफरी सीरीज, हमफरी, एक और आता है हमफरी सीरीज, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है आपको तो इतना आप नोट कर सकते हो ऐसे। ओके, हमारा क्या हो गया, स्पेक्ट्रल सीरीज हो गया। तो इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम रैपिड फायर राउंड में करेंगे, इसको आप अभी नोट कर लो इस तरह से। तो आज का हम लास्ट टॉपिक करते हैं जो कि होता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। इंपॉर्टेंट है, 5-10 मिनट का टॉपिक है, आराम से सुन लो एक बार। क्या है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ओके, तो आज का हम लास्ट टॉपिक करते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। जैसे बोल दो नंबर ऑफ यूनिक वेवलेंथ, नंबर ऑफ यूनिक वेवलेंथ, दोनों का मतलब एक ही होता है। ओके, तो कभी क्वेश्चन में नंबर ऑफ यूनिक वेवलेंथ पूछें या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पूछें, दोनों का मतलब एक ही होता है। देखो समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लो हम ट्रांजिशन लेते हैं, देखो ठीक है, मान लो n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है और ये n इक्वल टू 3 है। चलो इतना ही लेते हैं अभी। अब मान लो, देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मान लो इलेक्ट्रॉन को n इक्वल टू 3 से लेके n इक्वल टू 1 तक आना है। ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन को n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 तक आना है, तो कितने तरीके से आ सकता है, कितने तरीके से, मतलब कैसे कैसे आ सकता है। तो देखो एक तो तरीका है डायरेक्टली n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 आ जाए, एक तरीका क्या है डायरेक्टली n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 में आ जाए, और एक तरीका क्या है कि पहले n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 में जाए, फिर n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में जाए। तो अब हमको निकालना है नंबर ऑफ यूनिक वेवलेंथ। देखो कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। देखो ये दोनों अलग अलग आएंगे क्योंकि इन दोनों बीच में एनर्जी लेवल अलग है। ये 2 से 3 वाला है, ये 2 से 1 वाला है, तो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो 1, 2 और 3, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी मिली इसके अंदर, इसके अंदर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन मिली 3। क्लियर है। ऐसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लो n इक्वल टू 4 से लेके n इक्वल टू 1 तक आना है हमको, 1 2 3 4। अब हमको आना है n इक्वल टू 4 से लेके n इक्वल टू 1 तक। अब बताओ कितने तरीके से, कितने यूनिक तरीके से आ सकते हैं हम। ये देखो एक तरीका हो गया। अब देखो यहाँ पे एक तरीका क्या है, हम डायरेक्टली n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 आ जाएँ। चलो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 3, फिर n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2, फिर n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1। ये सब अलग अलग है। देखो सब अलग हैं क्योंकि सबके बीच में एनर्जी का, देखो एनर्जी का डिफरेंस अलग अलग होगा ना। ये एनर्जी का डिफरेंस कुछ ज़्यादा है, ये कम है, मतलब ये और ज़्यादा, ये कम है, ये और कम है। तो एनर्जी का डिफरेंस कम होगा तो वेवलेंथ भी अलग अलग मिलेगा हमको। तो ये सब अलग अलग है। तीसरा तरीका क्या है कि 4 से लेके 2 आ जाओ और 2 से लेके 1 आ जाओ, 4 से लेके 2 आ जाओ, 2 से लेके 1 आ जाओ। ठीक है, ओके। लेकिन ध्यान से देखोगे इसके अंदर हम तरीका तो है, लेकिन ये वेवलेंथ जो है रिपीट हो रहा है, मतलब ये वाला हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये देखो इन दोनों बीच में एनर्जी का डिफरेंस भी सेम है और ट्रांजिशन भी सेम है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो ये हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये हम काउंट नहीं करेंगे। समझ रहे हो ना क्यों हमने काउंट नहीं किया इसको क्यों काउंट किया, क्योंकि ये तो अलग है ना, ये और ये अलग है क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस भी अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एनर्जी का डिफरेंस भी सेम है और ट्रांजिशन भी सेम है ये दोनों का, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। और एक तरीका क्या है कि पहले यहाँ से यहाँ आ जाऊँ, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ आ जाऊँ, ये एक तरीका है। लेकिन इसके अंदर भी ये वाला काउंट नहीं होगा क्योंकि ये दो सेम हो जाएंगे ना, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। हम नंबर ऑफ यूनिक वेवलेंथ काउंट करेंगे, नंबर ऑफ यूनिक वेवलेंथ। तो क्या देखो ध्यान से, ये कट हो गया, ये कट हो गया, तो कितने आ रहे हैं देखो 1 2 3 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। ठीक है, तो 4 से लेके 1 तक में, 4 से लेके 1 तक में कितने आ रहे हैं हमारे आंसर, 6 आ रहे हैं। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है 3 आया।
इसका जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं, बार बार आपको ऐसा करना ना पड़े। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला हम देखते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से रफ करता हूँ मैं, इसको यहाँ से रफ करते हैं हम। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्मूला है n2 माइनस n1 ब्रैकेट में n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। n2 माइनस n1 फिर ब्रैकेट में n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। n2 क्या है, जहाँ से जहाँ, जैसे मान लो n इक्वल टू 5 से लेके, देखो n इक्वल टू 4 से लेके n इक्वल टू 1 तक आ रहा है, ठीक है। n इक्वल टू 4 से लेके n इक्वल टू 1 तक आ रहा है। तो n2 वैल्यू क्या होगी 4, मतलब n2 है 4 और n1 है 1। तो 4 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 3 इंटू हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर 6। हमारा आंसर कितना हो गया 6, ठीक है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी पॉसिबल है 6। इस तरह से आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो, हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है, ओके। ऐसे जैसे मान लो n इक्वल टू 6 से लेके n इक्वल टू 5 से लेके n इक्वल टू 2 तक आ रहा है, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 अपॉन यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 2 हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2। तो देखो इसका आंसर भी 6 आ रहा है, तो 5 से 2 आओगे तो भी 6 आएगा, अब निकाल के भी देख सकते हो, ओके। चलो फिर इसको रफ कर देते हैं। आज का हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। एक क्वेश्चन करके जाओ जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ओके। ओके, an electron from an excited level jumps to ground state. An electron from an excited level jumps to a ground state, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एक्साइटेड लेवल जम्प्स टू अ ग्राउंड स्टेट, क्लियर है ये बात। इन एन लिथियम एटम, इन एन लिथियम एटम, ओके। द टोटल ऑफ 6 स्पेक्ट्रल लाइन्स आर ऑब्जर्व, टोटल ऑफ 6 स्पेक्ट्रल लाइन्स आर ऑब्जर्व्ड, ठीक है। टोटल ऑफ 6 स्पेक्ट्रल लाइन्स आर ऑब्जर्व्ड, ओके। चलो 6 यहाँ पे लिख देते हैं, चलो कोई दूसरा वैल्यू लेते हैं, चलो 6 ही है। टोटल ऑफ 6 स्पेक्ट्रल लाइन्स आर ऑब्जर्व्ड। द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, okay, the wavelength of electron when it jumps from excited level to ground level is, ठीक है। क्वेश्चन मार्क क्या निकालना है हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन किसी एक एक्साइटेड लेवल से, किसी एक मतलब लिथियम एटम की बात कर रहे हैं, किसी एक एक्साइटेड लेवल से मतलब जंप किया, ठीक है, और ग्राउंड स्टेट पे आया, और क्या बोल रहे हैं हमको टोटल 6 स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा हमको निकालना है, हमको क्या निकालना है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, वेवलेंथ ऑफ फोटॉन, ओके। वेवलेंथ किसका होता है, फोटॉन का। वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटॉन व्हेन, यहाँ पे लिख दो व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम एक्साइटेड लेवल टू ग्राउंड लेवल। अब सही है क्वेश्चन। तो इसका हमको क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है, लेकिन हमको पता नहीं इलेक्ट्रॉन कौन से लेवल से जंप कर रहा है, लेकिन हमको इतना हिंट दिया है कि 6 स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व हो रही हैं। तो हमको अभी तो पता है, हमने निकाला है कि 6 में आता है, 4 से लेके 1 में आता है। 6 किस में आता है, 4 से लेके 1 में, लेकिन अभी तो हमको पता नहीं है। अभी हमको सिर्फ इतना ही पता है कि इलेक्ट्रॉन कहीं से लेके
ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, मतलब n इक्वल टू 1 पे आ रहा है। हमको ये 4 तो पता नहीं है, एग्जाम में कोई दूसरा दिया हो तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब इसके अंदर हमको पता है कि n2 जो है हमको नहीं पता, लेकिन n1 पता है जो कि है 1, क्योंकि ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है हमको पता है। और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी है, 6 है, तो 6 इक्वल टू n2 माइनस n1 है 1, n2 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से क्या आ रहा है 6 इक्वल टू, सॉरी 6 टू 12 आ रहा है, 12 इक्वल टू ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, n2 इंटू n2 माइनस 1। अब वैल्यूज रख के चेक कर लो, n2 वैल्यू अगर देखो 2 रखोगे तो 2 1 2 नहीं है, 3 रखोगे 3 2 6 नहीं है, 4 रखोगे 4 3 12, हाँ n2 वैल्यू आ गई 4। ऐसे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। n2 वैल्यू क्या आ जाएगी 4, इसके अंदर सेटिस्फाई हो जाएगा 4। तो हमको पता चल गया इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है, 4 से लेके 1 में। तो 4 से लेके 1 में हम वेवलेंथ का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, r इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1 माइनस n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। क्लियर है। अब 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू r, किसकी बात कर रहे हैं, लिथियम एटम की। तो उसके लिए एटॉमिक नंबर क्या होता है 3, तो 3 का स्क्वायर अपॉन कहाँ से 1 से लेके 4। ओके, देखो पहले 1 रखेंगे जिससे हमारा आंसर पॉजिटिव आए, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो क्या हो जाएगा 9r इंटू 16 माइनस 1 15 बाई 16, 15 बाई 16। ओके, तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्बडा वैल्यू हो जाएगी 16 अपॉन 15 9 से 135r। ओके, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं 16 अपॉन 135, और 1 अपॉन r की वैल्यू क्या होती है 911 एंगस्ट्रॉम। तो हमारा इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको जो है वेवलेंथ मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे आपको क्या मिल जाएगा, वेवलेंथ। तो इसके ऊपर और भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, मतलब उसको हम रैपिड फायर राउंड में करने वाला, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। उसको आप अच्छे से एकदम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, नहीं तो सारे कॉन्सेप्ट का मतलब नहीं रहेगा अगर आप वो रैपिड फायर राउंड अटेम्प्ट नहीं करोगे तो। ओके, तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ पड़ा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।